आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। बिहार चुनाव आयोग अति रोचक स्थिति। बिहार में चुनाव 2025 हुआ, प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया और उसके बाद में किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं ये भी अपने आप में विचित्र है। पेट पर्चियां फेंकी जा रही है और चुनाव आयोग कह रहा कि अरे जो मॉक पोलिंग हुआ था ना वो उसमें की पर्चियां मिली, मगर भैया हजारों पर्चियां मिली है, वहाँ तो खेतों में पर्चियां मिल रही है। आखिरकार नाटक क्यों हो रहा है? स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद क्यों हैं? लाइट क्यों चली गई? कितने लोग वहाँ पर घुस गए? कौन कौन सी गाड़ी वहाँ पर स्ट्रांग रूम में जाती हुई दिखी? ये तो मामला बड़ा विचित्र है। ऐसा लगता है कि अब बिहार में चुनाव ही चोरी हो रहा। जो मतदाता की चोरी हुई वो तो हुई, चोर सरकार है, इसमें कोई शंका नहीं। SIR में इस बात का प्रमाण भी है, मगर अब तो ये चुनाव ही चोरी हो रहा। प्रथम चरण के मतदान की EVM के साथ भी खेला हो रहा। वहाँ पर जो अभी स्ट्रांग रूम के जो समाचार आ रहे हैं ना, ये बड़े विचित्र हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे चरण में तो और भी ज़्यादा नाटक होने के आसार लग रहे हैं। अब ये मोदी जी भी है ना, वहाँ बिहार में जाकर बोखलाना न जाने किस किस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। उनके उद्बोधन से भी जनता उब चुकी है। और अभी अमित शाह का होटल में रुकना और जिस होटल में जाना रुके हुए हैं वहाँ के कैमरों पर कागज से ढक देना, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात हो गई। और अब सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव 2025 का संज्ञान ले लिया है और जिस प्रकार के यहाँ पर नाटक हो रहा है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगाह में है। तो अब यहाँ पर स्थिति यह बन रही है कि बिहार चुनाव 2025 सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा और हो भी जाना चाहिए। हमारी निगाह में हम तो खुलासा कह रहे हैं कि जो बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है, उसके जो परिणाम जो भी आएंगे ना वे भी शून्य माने जाएंगे। तो आखिरकार इसी स्थिति में क्या होगा? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा। देखेंगे जो होगा बाद में, क्या नहीं होता। अब ये तो सारा हो गया, तो बिहार चुनाव में तो जो बेईमानी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्रकार के जो नाटकबाजी हो रही है ना, ये भी अपने आप में विचित्र है। और जो EVM के नाटक हो रहा है ना, ये तो और भी ज़्यादा घातक हैं। इसमें तो और चोरी पकड़ा जाएगी। अब स्ट्रांग रूम की लाइटें बंद क्यों हैं? कैमरे बंद क्यों हैं? बीच में लाइट क्यों चली जाती है? और कितने संदिग्ध लोग स्ट्रांग रूम में घूमते पाए गए? क्यों पाए गए? किस लिए पाए गए? कैसे पाए गए? ये भी मामला अपने आप में रोचक है। और सारी घटनाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो भी निगरानी रखे हुए है। तो इस आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा और बिहार 2025 चुनाव अवैध घोषित होंगे। ये भी एक बात है। अब आइए यहाँ पर राष्ट्रपति जी के खिलाफ भी आ गया। अरे राष्ट्रपति जी को SIR के मामले में दखल देने की क्या जरूरत? जो राज्यपाल हैं वे राष्ट्रपति के तहत ही काम करते हैं। अब तो राज्यपाल SIR की पक्ष की बातें कर रहे। ये मामला बंगाल के उसमें आया, ममता ने विरोध किया, ये किया, सारा विरोध किया। और तो ये राज्यपाल क्यों राजनीति करते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही निर्देश दे चुका है कि जो भी राज्यपाल राजनीति करते देखा जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। तो अब जो यहाँ बंगाल में जो राज्यपाल हैं, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, वे भी राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना ही पड़ेगा और राष्ट्रपति को एक्शन लेना पड़ेगा।
परंतु राष्ट्रपति तो मूक बधिर हो गई है, दत्तात्रेय हो गई है, उनको कुछ नजर आ नहीं आ रहा है। और तो नाजी गैंग जैसा चाहती है ना वैसा ही वो कर रही है। तो अब तो जनता उनके खिलाफ हो गई और अब तो आक्रोश होने लगे और राष्ट्रपति के खिलाफ भी बहुत बड़ी शिकायत होगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यदि राष्ट्रपति जो पद पर बैठा हुआ उसे निष्पक्ष रहना चाहिए, यदि वो राजनीति करता है या इस गुजराती गैंग सरकार के पक्ष की बात करता है ना, तो उस पर महाभियोग चलना चाहिए। और महाभियोग चले उसके पहले तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये भी अब जनता खुलेआम स्पष्ट कह रही है। अब आइए हम यहाँ पर थोड़े मध्य प्रदेश के किसानों की बात कर लेते। मध्य प्रदेश सोया उत्पादक प्रदेश है। यहाँ पर सोया का उत्पादन 2025 में 68 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना थी और है। और वो सभी उपज मंडियों में सोयाबीन की भरपूर आवक हो रही। अब यहाँ पर हम एक बात बता दें कि जो किसान है ना वो बेहद परेशान है कि उसकी जो उत्पादन लागत है ना 6,000 रुपये पड़ रही पर बीघा की, और 1 बीघा में सिर्फ उत्पादन कितना हो रहा है 2.5, 3, 3.5 और कहीं पर तो 1 और 1.5 हुआ। ये किसी से छिपा नहीं है। पर और जो किसानों का जो सोयाबीन का जो MSP है ना 6,000 होना चाहिए, परंतु वो हुआ नहीं और मध्य प्रदेश सरकार ने 5,200 और कुछ रुपए न्यूनतम रखा, परंतु मंडियों में तो किसानों को वो भी नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पर एक भावांतर योजना चालू कर दी। कल हमारे उज्जैन की एक मंडी में एक किसान का 35 क्विंटल सोयाबीन बिका और वो 3900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक गया। अब जो उसकी लागत लगी वो तो निकली नहीं, वो तो परेशान हो गया, कर्जदार हो गया और उल्टा। और यहाँ पर अब आया कि भावांतर, चले हम भावांतर का भी मान लेते हैं। तो भावांतर का जो 3900 रुपये प्रति क्विंटल आया ना, तो अब 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल का क्या भावांतर सरकार देगी? ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। और इसके अलावा एक दूसरी बात और जान लीजिए, सारे देश के किसान जान लें कि सरकार का अब नियम बन गया है कि वो 40% उत्पादी खरीदेगी सोयाबीन की, जो आती है लगभग 13 लाख मीट्रिक टन, और इसके जब उत्पादन हो रहा है 68 लाख मीट्रिक टन का, सरकार खरीदेगी 13 लाख मीट्रिक टन। तो जो हजारों किसान है ना वो तो भावांतर से भी वंचित रह जाएंगे। अभी सरकार ने घोषणा कर दी कि जो भावांतर योजना के तहत दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। अरे भैया आप कैसे करोगे? और इतना भारी करोड़ों का भावांतर आप कब दोगे, कैसे दोगे? ये भी संभव नहीं है। और जो किसान को जो उसके पास में जो 40% के बाद में 60% फसल बचेगी, वो तो व्यापारी मनमाने दाम पर ही खरीदेंगे। इससे तो किसानों को और नुकसान होगा। अब ये क्या नाटक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब किसान को भी सब समझ में आ गया, किसान भी सब समझने लगे। 18 नवंबर से किसान सड़कों पर उतरेंगे और उनकी सबसे बड़ी मांग है कि सोयाबीन का MSP 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, किंतु सरकार करेगी नहीं, किसानों के साथ छल कपट होगा। और यहाँ पर अब तो एक दूसरी बात और आ गई है कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी। यानी किसानों को मजबूरी में ही मंडियों में बेचना पड़ेगा और व्यापारियों की जो मनमाने भाव जो निकालेंगे उसी पर बेचना होगा। यानी गेहूं के फसल में भी किसानों को चोट पड़ेगी।
मान लीजिए अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसान सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं, और सरकार कैसे मानेगी, क्या होगा। अभी सीहोर में भी बवाल हुआ, और अब तो सब दूर बवाल होगा, किसान भी सड़कों पर आएंगे। तो ये किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है ना, ये उचित नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है। तो अब तो किसानों को सोचना समझना है। बट दिक्कत ये है कि किसानों में एकता नहीं है। दिक्कत तो यह है ना, सबसे बड़ी समस्या तो किसान एकजुट नहीं है, और व्यापारी सब एकजुट है, संगठित हैं, और सरकार को खूब अच्छा आर्थिक सहयोग भी देते हैं। तो सरकार उनके हितों का संरक्षण करेगी, किसानों की क्यों बात करेगी। तो यहाँ पर अब ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार घोषणा करे कि सोयाबीन का जितना भी उत्पादन हुआ है 68 लाख मीट्रिक टन, वो सारा का सारा सोयाबीन सरकार खरीदेगी। परंतु ऐसी कोई घोषणा नहीं हो रही। 40% खरीदेगी, जो 13 लाख मीट्रिक टन आता है। अब जो किसान तो मजबूर हो गए बेचारे, को कास्ट ही नहीं निकलेगी। जिस आशा पर था कि चलो सोयाबीन की फसल से थोड़ा आर्थिक लाभ होगा, वो लाभ होना तो दूर ही रहा। अब मामला विचित्र है। देखते हैं 18 नवंबर को किसान संघ का आंदोलन कैसा होता है, कितने किसान उसमें भाग लेते हैं क्या। तो ये मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर अनेक प्रकार की और भी घटनाएं हो रही है। बिहार चुनाव का आपने देख ही लिया, और दिल्ली में तो चुनाव आयोग की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ज्ञानेश कुमार भाग रहे हैं इधर उधर छोड़ के। अब यहाँ पर आइए, हमारे चुनाव आयोग है ना, ये चुना लगाव आयोग है, उसके में कोई निष्पक्षता नहीं है। वो तो नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, उनका गुलाम बना हुआ है, और इसीलिए तो उसको बिठाया। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयोग इसीलिए बनाया गया कि वे चुनाव में धांधलियां करें। अभी जो 6-7 जब जो देश भर में SIR लागू करने की बात हो रही है, उसका विरोध हो रहा है। आप SIR लागू करना चाहते हो ना, कीजिए, अच्छी बात है। परंतु जो बिहार में जो SIR आपने लागू किया, जो नई मतदाता सूची बनी, उसमें तो कितने कितने घोटाले हैं। ये तो SIR पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और SIR के इस मामले को, बिहार SIR के लेकर सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन भी याचिका के, उसका निर्णय जल्दी से जल्दी देना था, किंतु तारीख पे तारीख दी गई, और मतदान का पहला चरण भी हो गया। अब 11 तारीख को दूसरा चरण भी हो जाएगा। तो आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट की लापरवाही के कारण बिहार में जो राजनीतिक नाटक हुआ ना, ये भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। चलिए ठीक है, जो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, कौन करेगा। अब यहाँ पर आइए एक बहुत बड़ी मजेदार बात बता। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल एक्ट को लेकर याचिका विचाराधीन थी। CJI गवे उसकी पैरवी कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ने 2 बार तारीख बढ़वा ली। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ा भी दी, ठीक है वही होगा। किंतु जब आखिरी दिन आया ना, तो उस दिन भी अटॉर्नी जनरल एक तो उपस्थित नहीं हुए, और उनकी जो सहयोग आई उसने अवसर मांग लिया। अवसर क्यों मांग लिया? उनका एक ही लक्ष्य ये था कि किसी भी तरीके से ट्रिब्यूनल एक्ट की सुनवाई CJI नहीं करे, और वे जब सेवानिवृत्त हो जाए उसके बाद में नई पीठ आएगी, देखेंगे उसमें कैसा होगा, क्या होगा। चलिए ये तो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस मामले में सरेंडर नहीं हुई? उसने अपना कठोर रुख अपनाया। उसने AG को स्पष्ट कहा कि यदि आप हमारे सामने नहीं आए और बहस नहीं की ना, तो हम ये प्रकरण बंद कर देंगे। AG को बड़ा झटका लगा कि अरे कहीं
CJI गवई जी ऐसा ना हो कि उसका निर्णय लिख दे केस बंद होने का तो और मुसीबत में फंस जाएगी। तो वे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं सब दूसरे काम में व्यस्त था, इस कारण नहीं हो सका, अब मैं मौजूद हूँ और मैं फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसकी तारीख बढ़ा दीजिए। परंतु गवई जी ने स्पष्ट नकारा कर दिया। वे पिघले नहीं AG की माफ़ी के आगे। उन्होंने कहा कि आपको बहस करना है और मैं तो यह निर्णय दूंगा ही दूंगा, क्योंकि उनको CJI गवई जी को सेवानिवृत्ति के पूर्व 5 जो याचिकाएं हैं उन पर निर्णय देना था। और गवई जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया ना, तो मैंने रात भर पूरी सारी मेहनत करके अपने मेरे पास जो केस विचाराधीन थे मैंने सब पर निर्णय दिया। अब मैं जब यहाँ 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तो मेरे यहाँ पर जो विचाराधीन है जिनकी मैं सुनवाई कर रहा हूँ उन पर मैं निर्णय तो दूंगा ही, और बिना निर्णय दिए हुए मैं यहाँ से सेवानिवृत्त नहीं होऊंगा। तो वो मैं तो अपने 5 बिंदुओं पर 5 मुद्दों पर निर्णय देकर ही रहूँगा। अब मैं निर्णय दे रहे वे तारीख को बढ़ाने से भी इनकार कर कि नहीं, आप तो बैठिए यहाँ पर बहस कीजिए और तो सारी बात कीजिए। तो AG बड़े बेचैन हो गए कि अरे अब ये क्या होगा। अब उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं ट्रिब्यूनल एक्ट पर बहस होती है कि नहीं और CJI गवई जी क्या निर्णय देंगे। सुप्रीम कोर्ट तो ट्रिब्यूनल एक्ट को पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुकी है, क्योंकि उसमें इतनी खामियां हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप कैसा कानून बना रहे हैं कि इतनी खामियां हैं, तो ये मान्य नहीं हो सकता। तो हो सकता क्या CJI गवई जी ट्रिब्यूनल एक्ट को फिर से असंवैधानिक करार दे देंगे और ये स्पष्ट निर्देश देंगे कि इस एक्ट की जितनी भी खामियां हैं सब पूरी की जाए, एक एक खामियां तक बताएंगे, लिख देंगे। तो इससे भारत सरकार की किरकिरी होगी। और भी अनेक 3-4 मुद्दे हैं। उमर खालिद की जमानत का भी मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और उनके 2 साथियों को जमानत दे दी। अब 3-4 साल तक 5 साल तक आप जमानत ही नहीं देंगे, जमानत ही नहीं होने देंगे, ये कहाँ का नियम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत जो भी व्यक्ति है उसका अधिकार है और हम उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आप 4-4, 5-5 साल आदमी को आप जेल में रखेंगे ना, आपने सजा करवा दी उसको। तो CJI गवई जी ने उमर खालिद के मामले में भी जमानत दे दी। इससे भी भारत सरकार की किरकिरी। बिहार चुनाव पर भी अब उसको निर्णय देना है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो जो अभी जो दूसरे चरण का मतदान होगा ना, वो हो जाने दीजिए, कोई चिंता नहीं है। उसमें भी जो नए नाटक आएंगे ना, तो वो भी और बिहार चुनाव 2025 को रद्द करने का साक्ष्य बन जाएंगे। अब तो यहाँ पर इतने सारे साक्ष्य हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बिहार चुनाव 2025 रद्द ही होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। और उसकी जो परिणाम घोषित होंगे ना, वे भी शून्य ही माने जाएंगे। अब देखिए विचित्र स्थिति बनी हुई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर बेरोजगारी की बात है। अरे बेरोजगारी की दर अब तो 7.7 हो गई, यानी बेरोजगार की संख्या में और इजाफा हो रहा है और सरकार को कुछ कदम नहीं उठा रही है। अब यहाँ पर बिहार में एक बड़ी विचित्र स्थिति आज तक रही है कि बिहार में ना मजदूर निर्यातक का प्रदेश बना हुआ था। अब जो प्रथम चरण के उसमें जो एग्जिट पोल में जो रुझान आ रहा है ना, उसमें वहाँ परिवर्तन का रुझान आ रहा है। किंतु यह नाजी गुजराती गैंग EVM का शातिर खेला करके EVM बदल के और स्ट्रांग रूम में भी जो खेला कर रहे हैं ना, वो भी अपने आप में उजागर हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो घटनाएं हुई ना,
उसके आधार पर भी बिहार चुनाव 2025 को अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, जो होना है, क्या होगा, क्या कह सकते हैं, कैसे कुछ आगे होगा, ये तो मामला बताएगा ही। अब राहुल गांधी फिर एक बार अब मोदी के क्षेत्र का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए, सारे साक्ष्य इकट्ठे हो गए, इतने हो गए कि हंसते ज़्यादा। अब तो ये मोदी जी की कुर्सी भी जाएगी। ये भी तय हो गया कि उनका चुनाव है ना अवैध तो घोषित हो जाएगा और उनकी सांसदी भी खत्म हो जाएगी। अब ये अमित शाह जो है ना, जिस प्रकार के नाटक कर रहा है ना, ये प्रजातंत्र की और विधान संविधान की हत्या के नाटक है। अब ये जनता को सब समझ आ गया और सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गई कि ये लोग है ना संविधान के विपरीत जाकर विपरीत कार्य कर रहे हैं और प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं। जो आम नागरिक को मताधिकार का जो संवैधानिक अधिकार मिला है ना, उसकी भी मजाक बनाना चाहते हैं, उसकी भी हत्या करना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये तो नाजी सरकार कुछ भी अपने आप को बहुत सुपर समझ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी बदलने तक की कार्रवाई कर रही है। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ा झमेला खड़ा हो गया कि आखिर 53वां CJI कौन बनेगा। वरीयता क्रम में तो सूर्यकांत जी का नंबर आता है, किंतु कॉलेज हमने जैसे उनकी रिपोर्ट भेजी तो उनके खिलाफ भी इतने आरोप लग गए, इतने आरोप लग गए कि अब वे शायद 53वें CJI नहीं बन सकेंगे। मान लीजिए यदि ऐसी स्थिति होती है तो आखिरकार भारत का CJI कौन होगा। अब इस क्रम में नागरत्ना जी का नाम आ रहा। वे बहुत अच्छी न्यायमूर्ति हैं, बहुत शानदार निर्णय देती है। निर्णय देने के साथ, न्यायिक निर्णय देने के साथ साथ नैतिकता और मानवीय मूल्यों को भी समावित करती हैं। ये उनकी अपनी विशेषता है और वे निष्पक्षता से बात करती हैं। वे किसी का पक्ष नहीं लेते, वे सरकार से भी नहीं डरती। तो यदि सूर्यकांत जी 53वें CJI न बन सके तो नागरत्ना जी का नंबर आएगा। और ये नागरत्ना जी यदि CJI बन जाती है ना तो अपने आप में इतिहास नया हो जाएगा। क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला न्यायमूर्ति CJI नहीं बनी है। तो CJI यदि नागरत्ना जी बनती है तो अच्छी बात है, परंतु उनके साथ एक बड़ी यहाँ पर मजबूरी हो गई कि उनका कार्यकाल मात्र 40 दिन का ही रहेगा। तो यहाँ कॉलेजियम को चाहिए, CJI गवई जी को चाहिए कि जो नागरत्ना जी यदि CJI बनती हैं तो उनका कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष का किया जाए। हमने तो मांग की थी कि गवई जी का कार्यकाल 1 और 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, किंतु ये सरकार और कानून मंत्रालय है ना, उस पर ध्यान नहीं देना चाहता। क्योंकि यदि गवई जी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है ना तो ये नाजी सरकार और मुसीबत में आएगी और ज़्यादा कठोर निर्णय आएंगे। इसलिए वो उनका न तो कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। इसका मतलब ये कि 23 नवंबर को CJI गवई जी सेवानिवृत्त हो जाएगी। और वे तो अब खुले रूप में स्पष्ट कर रहे हैं, इस नाजी गुजराती गैंग सरकार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जो भी होगा ना, अब देखा जाएगा क्या होगा। ये तो हमारा भारत संकट में आ गया। सत्य यह कि संविधान संकट में है, कानून संकट में है, तिरंगे तक संकट में है। हमारा जो मताधिकार का जो अधिकार, मौलिक अधिकार मिला हुआ है ना, संवैधानिक अधिकार, वो भी संकट में। और यहाँ पर अभी जो एक गुजराती गैंग ने एक बहुत बड़ा वो किया था कि अरे यहाँ पर तो घुसपैठिए ही बहुत आ गए, परंतु चुनाव आयोग ने किसी भी घुसपैठिया का कोई विवरण नहीं दिया। उनको मिला ही नहीं घुसपैठिए। अरे जो भारतीय हैं
भारत में रह रहे हैं, भारत में जन्मे हैं और मतदान करते आए, क्या वे सारे के सब घुसपैठी हैं? ये तो बड़ी विचित्र बात हो।